गाइस, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। इस चैनल के अंदर जो मेरा चैनल स्टडी विद शहरी है, इसके अंदर हम प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे और थ्योरेटिकल दोनों चीज़ें हम C++ की पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को रोड मैप के बारे में बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोडक्शन, यानी कि हमारे पास C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका वो कहाँ से आई, वो उसके फीचर्स क्या क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री। हमारे पास इससे पहले C लैंग्वेज थी। C++ से पहले हमारे पास थी C लैंग्वेज। ये हमारे पास काफी देर C लैंग्वेज चली है प्रोग्रामिंग तौर पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, इसके अंदर हमने C लैंग्वेज पता है, हमें C++ पता है, और भी काफी ज्यादा हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, पाइथन वगैरह, जावा वगैरह। अब हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है बैकएंड, एक होती है फ्रंट एंड। मैं इधर लिख देता हूं, एक होती है हमारे पास बैकएंड और एक होती है हमारे पास फ्रंट एंड। हमारे पास जो बैकएंड है इसका मेन रोल होता है, और जो हमारे पास फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड क्या है, क्या फ्रंट एंड आपने याद रखना है, फ्रंट एंड कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। बैकएंड हमेशा हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सिंपल लैंग्वेज उसको कहते हैं। फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास आती हैं चीजें HTML, CSS वगैरह, जावास्क्रिप्ट भी आ जाती है, उसके अलावा नोड.js वगैरह आ जाती है। बैकएंड के अंदर हमारे पास आती है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, पाइथन, जावा, ये हमारे पास सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बैकएंड की है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास C लैंग्वेज हुआ करती थी एज अ बैकएंड। फिर थोड़ी ही देर बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारे पास बर्जरने स्टोरस्ट्रप, जिसने हमें बताया कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारे पास C लैंग्वेज है, इसके अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना चाहें मगर नहीं होती, तो उसने सोचा कि एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कर सके, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास ऊप वगैरह यानी कि इनहेरिटेंस वगैरह भी हो सके। तो इस बंदे ने क्या किया कि एट बेल्स लैब, एक लैब है हमारे पास, एक लैब थी, अंग्रेजों की एक लैब थी बेल्स लैब। उसने क्या किया कि बेल्स लैब के अंदर उन्होंने 1979 के अंदर C++ लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दिया, यानी कि इस लैंग्वेज पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया ताकि कोई ना कोई हमारे पास आ जाए। और 1979 के अंदर ही उन्होंने C++ लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवा दिया। किसने करवाया हमारे पास? बर्जरने स्टोरस्ट्रप में। क्यों करवाया था हमारे पास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। और कौन सी लैब थी हमारे पास? बेल लैब थी 1979 में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। हमारे पास जो C लैंग्वेज है उसको हम कहते थे C विद क्लासेस। जो हमारे पास C++ है, जब हमारे पास आई थी C लैंग्वेज तब हमारे पास उसको C लैंग्वेज कह रहे हैं। जब हमारे पास शुरू में इन्होंने C++ को इंट्रोड्यूस करवाया था तब उसको नाम हमने रख दिया था C विद क्लासेस, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग की कोई ना कोई क्लासेस आ जाती थी। तो बाद में 1983 के अंदर इस C विद क्लासेस से उन्होंने नाम रख दिया उसको C++। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं C++, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं C++, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। और आपने एक चीज याद रखनी है, जो हमारे पास C++ है
यहाँ हमारे पास सी विद क्लासेस है या सीपीपी है, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड वर्जन है सी का, यानी कि सी के अंदर ही एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, आपने याद रखना है एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज की, और इसके अंदर ऐड हमारे पास क्या हुई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपने हमेशा ये याद रखना है कि हमारे पास इसके अंदर ऐड क्या हुई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से हमारे पास मेनली सी को सी प्लस प्लस के अंदर कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। तो अब हमारे पास ये जो हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास हमने कल पढ़ा था कि हम एक हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर दूसरी हम चीज पढ़ेंगे इसके की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम, यानी कि इसके मेन हमारे पास फीचर्स कौन कौन से हैं और क्यों हमारे पास ये यूज होती है। ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी, तो हमारे पास सबसे पहले आपने लिखना है कब इंट्रोड्यूस हुई, उसकी हिस्ट्री लिखनी है। फिर आपने बताना ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज क्यों हुई। ठीक है, अब इसके एक्सटेंशन यानी कि फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है फीचर जिसकी वजह से हमारे पास सी लैंग्वेज को सी प्लस प्लस में किया था हमने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से जब हमने सी को सी प्लस प्लस में कन्वर्ट किया था, मेन फीचर क्या आता है इसके अंदर सी प्लस प्लस में इसके अंदर क्या है हमारे पास कि हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, क्लासेस आ जाती हैं। आपने इनहेरिटेंस का नाम सुना हो, इनहेरिटेंस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस वगैरह आ जाते हैं, और इसके अलावा हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन आ जाती है। ये सारी की सारी हमारे पास चीजें सी प्लस प्लस के अंदर आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फीचर्स। ठीक है, इससे हमारे पास सी लैंग्वेज डिफरेंस क्रिएट होती है, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। मैं आगे आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा कि हमारे पास ऊप क्या होती है, क्लास इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, बकायदा हम थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे हमारे पास आती है कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है ये। कंपाइल्ड लैंग्वेज से क्या मुराद है कि ये जो हमारे पास ट्रांसलेशन है, इसकी कंपाइलेशन है, वो एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज ये फास्टर हमारे पास हमारे कोड को मशीन कोड के अंदर ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफर कर देती है फास्ट। ठीक है, फास्ट एग्जीक्यूशन इसके अंदर हमारे पास देखने को मिलती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, हमारे पास फिर आती है लो लेवल मैनिपुलेशन। ठीक है, लो लेवल मैनिपुलेशन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास सारी के सारी मेमोरी को एक्सेस दे दी गई होती है, मेमोरी एक्सेस होती है, मेमोरी को एक्सेस दी गई होती है कि वो जाके आराम से हमारे पास क्या कर ले, हमारे पास पॉइंटर को यूज कर ले, पॉइंटर्स को यूज कर ले। पॉइंटर्स क्या होते हैं, हम ये अपकमिंग वीडियोस में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। फिर हमारे पास आती हैं हमारे पास मल्टी पैराडिग्म के लिए यूज होता है, मल्टी पैराडिग्म के लिए यूज होता है। आप लोग इसको डिगम पढ़ते हो या डिम पढ़ते हो, वो उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा मेन फोकस क्या है, हमें कुछ स्किल आने चाहिए या हमें कुछ समझ आनी चाहिए। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जेनेरिक प्रोग्रामिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग। मैं इसके मेन फीचर्स आपको बता रहा हूं, जो हमारे पास मेन फीचर्स नहीं है मैं उनकी तरफ अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इतने खास हमारे पास नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। फिर लास्ट पे हमारे पास आ जाती है एक्सेप्शनल हैंडलिंग।
एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास कोई भी एरर है वो सेफली रिकवर हो जाता है, सेफ रिकवर एरर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो भी एरर आते हैं वो सेफली रिकवर अप होते जाते हैं और हम अपना काम इजीली करते जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। अब मैं पेज चेंज कर लेता हूं ताकि हम आगे भी हमने फीचर्स के अलावा हमने एप्लीकेशंस भी पढ़नी है। फिर आगे हमारे पास क्या है कि हमारे पास STL होता है। STL से क्या मुराद है? हमारे पास मुराद है स्टैंडर्ड। फिर हमारे पास मुराद है L से हमारे पास है टेम्पलेट। ठीक है, हमारे पास T से मुराद है टेम्पलेट। ठीक है, L से मुराद है लाइब्रेरी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास रीयूजेबिलिटी टेम्पलेट यूज करते हैं। रीयूज करने के लिए हमारे पास जो टेम्पलेट्स आते हैं हम उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी टेम्पलेट्स आ रहे हैं या हमारे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर आ रहे हैं, हमारे पास या कोई एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, उनको हमारे पास दोबारा रिपीटली यूज करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, हमारे पास कोई भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, ताकि हमारे पास ये आज की वीडियो खत्म हो सके। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या मुराद है कि हमारे पास ये कहां यूज हो रही है C++, हम इससे क्या क्या बना सकते हैं, इससे कर क्या सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है हम कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना चाहें, यानी कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना चाह रहे हैं। सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, चाहे आपका ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए या हमारे पास ड्राइवर हो जाए, या आप कोई कंपाइलर बनाना चाह रहे हो, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। उसको बनाने के लिए हमारे पास C++ यूज हो रही होती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। फिर हमारे पास गेम डेवलपमेंट, गेम बनाने के लिए। ठीक है, गेम को क्रिएट करने के लिए, उसका बैक एंड करने के लिए, उसको कमांड देने के लिए, उसका मेन इंजन बनने के लिए कि हमारे पास अगर ये होता है तो वो आगे क्या हमें परफॉर्म करके दे। हमारे पास इसका एक एग्जांपल आ जाती है अनरियल इंजन। ठीक है, अनरियल इंजन। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती हैं GUI एप्लीकेशंस, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एप्लीकेशन, जो हमारे पास सपोज फोटोशॉप है। फिर उसके अलावा कैपकट है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे पास यूज हो रही हैं फॉर एडिटिंग, एडोब आ रही है हमारे पास, वो सारी की सारी हमारे पास GUI के अंदर यूज हो रही होती हैं। फिर हमारे पास अगर हम लें वेब ब्राउजर की एग्जांपल, वेब ब्राउजर में किस तरह हमारे पास ये यूज हो रहे हैं। हमारे पास वेब ब्राउजर के अंदर ये कोर इंजन होता है, यानी कि फायरफॉक्स में यूज हो रहा होता है ये C++। फायरफॉक्स का तो नाम सुना होगा कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर फायरफॉक्स है। ठीक है, उसके वेब ब्राउजर के अंदर फायरफॉक्स है, उधर हमारे पास C++ यूज हो रही होती है। ठीक है, लास्ट पे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास रियल टाइम सिस्टम, जो मुझसे रियल टाइम सिस्टम जस्ट लाइक हमारे पास कोई भी रोबोट है, रोबोट वगैरह, या हमारे पास कोई भी IoT डिवाइस है, IoT डिवाइसेस के लिए हमारे पास ये यूज हो रहा है, या सिमुलेशन के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। सिमुलेशन क्या होती है? सिमुलेशन हमारे पास ये होती है कि हमारे पास किसी के साथ हमने लिंक करवा रहे हैं हम कोई भी चीज को। सपोज
अगर IoT डिवाइस है, हमारे पास कोई भी रिमोट है, रिमोट से जो कनेक्शन फैन को मिल रहा है वो इट इज IoT डिवाइस, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास कनेक्शन बिल्ड हुए होते हैं विदाउट वायर, वो IoT डिवाइसेस होते हैं। और जो हमारे पास लास्ट पे रोबोट है वो हमारे पास मशीन होती है, कोई भी मशीन हो सकती है, चाहे वो AI क्रिएटेड हो या हमारे पास कोई भी। अब हमारे पास जो अभी दौर जा रहा है, आप लोगों ने याद रखना है, चैट जीपीटी का दौर है, ठीक है। चैट जीपीटी, आप लोग उधर से सारे के सारे कोड निकाल सकते हो, मगर अक्सर लोगों को हमारे पास जो C++ है उनके एल्गोरिथम्स का नहीं पता होता कि वो चीज होनी किस तरह है। अगर हमें उनके एल्गो का पता लग जाए तो आपको उस कोड की सेंस खुद ब खुद भी क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये लैंग्वेज को शुरू किया है। हम कोशिश करेंगे हमारे पास जो मेनली एल्गोरिथम्स हैं या हमारे पास कोई जो मेनली सेंसेस हैं वो हमें समझ आ जाए, और हमें बात बात पे कोई भी हमें कोई आता है कोड, हम उसको इजीली परफॉर्म कर सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।